नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। प्रजामंडल आंदोलन क्या था और प्रजामंडल आंदोलन का राजस्थान में क्या योगदान रहा। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण में प्रजामंडल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। प्रजामंडल का जो अर्थ है वो है जनता का समूह या प्रजा का मंडल या संगठन। 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में देशी राजाओं से अपने राज्यों में प्रतिनिधि संस्थाएं और उत्तरदायी शासन की स्थापना की अपील करी। इस परिप्रेक्ष्य में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद ने प्रांतीय सम्मेलन में रियासती राजाओं के संरक्षण में उत्तरदायी शासन की स्थापना की अपील की। फिर 1938 के जो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इस अधिवेशन में देशी रियासतों को पहली बार भारत का अभिन्न अंग माना गया और इस अधिवेशन में देशी राज्यों की जनता को संगठित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। देशी रियासतों को अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना चाहिए। इस प्रस्ताव के बाद राजस्थान में विभिन्न राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए। किसी रियासतों में इस संगठन को प्रजामंडल का नाम दिया गया तो कहीं रियासत में इनको प्रजा परिषद के नाम से जाना गया। प्रजामंडल के जो मूल उद्देश्य थे वो थे नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और दूसरा था उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी शासन से तात्पर्य था कि वो संघ बनाने, भाषण देने, आम सभा करने और जुलूस निकालने जैसी सुविधाएं, स्वतंत्रताएं दी जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल के बारे में। 1931 से राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी, जिसका जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने 1938 ईस्वी में फिर से पुनर्गठन किया। इसका मूल उद्देश्य यानी जयपुर प्रजामंडल का जो मूल उद्देश्य था वो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त करना था। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन निष्क्रिय रहा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से एक समझौता किया जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके अनुसार राजपूताना की रियासतें अंग्रेजों की भविष्य में मदद नहीं करेगी और राज्य में शीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, दौलत राम भंडारी, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, चिरंजीलाल मिश्र, इन्होंने एक आज़ाद मोर्चे का गठन किया और नेहरू जी की प्रेरणा से 1945 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल में ये फिर से विलीन हो गया। बूंदी प्रजामंडल में सार्वजनिक चेतना के लक्षण 1922 ईस्वी में दिखाई दिए। विजय सिंह पथिक जब बार बार बूंदी आए और उनसे लोगों में चेतना का संचार हुआ, उसके बाद विजय सिंह पथिक और आनंद चौधरी के नेतृत्व में कर वृद्धि यानी टैक्स जो इंक्रीज किया था और बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। अंत में बूंदी महाराज ने बेगार पर प्रतिबंध लगाया और 1936 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल ने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग सरकार के सामने रखी, किंतु सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया और 1935 ईस्वी में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। 1936 ईस्वी में राजस्थान समाचार पत्र पर भी पाबंदी लगा दी, किंतु प्रजामंडल का फिर जोर बढ़ता चला गया और प्रशासनिक सुधारों की मांग भी बढ़ती चली गई। सरकार ने 1937 ईस्वी में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ऋषिदत्त मेहता, उनको 3 साल के लिए राज्य से निकाल दिया और 1940 ईस्वी में जब वो बूंदी वापस लौटे, उसके बाद 1942 में ऋषिदत्त मेहता और ब्रिज सुंदर शर्मा ने एक जन आंदोलन शुरू किया, किंतु मेहता को फिर से बंदी बना लिया गया और वहाँ से उनको अजमेर भेज दिया गया और प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। फिर ऋषिदत्त मेहता ने रिहा होने के बाद 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया और आंदोलन छेड़ दिया। कुछ समय बाद सरकार ने इसे फिर मान्यता प्राप्त कर दी और प्रदान कर दी और लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन की मांग रखी। कुछ समय बाद फिर बूंदी ने राजस्थान संघ में विलीन होना स्वीकार लिया। जोधपुर प्रजामंडल, जिसे मारवाड़ प्रजामंडल भी कहते हैं, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने जोधपुर में की और
भंवरलाल सर्राफ को मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया। 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसके बाद 6 मई 1938 को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद में महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया और फरवरी 1940 में जय नारायण व्यास के विरुद्ध लगाए गए सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया। फरवरी 1940 में जोधपुर शाखा ने राजपूताना स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस आयोजन से जोधपुर सरकार सहम गई और उन्होंने परिषद को अवैध घोषित करके जय नारायण व्यास और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे जोधपुर में आंदोलन शुरू हुआ और हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दमन की भी कटु आलोचना की। अंत में जोधपुर सरकार और परिषद में समझौता हुआ और जोधपुर में उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार करके समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। बीकानेर रियासत में राजनीतिक चेतना का उद्भव महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में हुआ और अक्टूबर 1934 में मगाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी और इसी बीच 3 जुलाई 1936 ईस्वी को सत्यनारायण सर्राफ पर आरोप लगाया गया कि उसने मगाराम वैद्य और लक्ष्मीदास के साथ मिलकर प्रजामंडल की स्थापना की है और इन तीनों व्यक्ति और उनकी पैरवी करने वाले जो वकील थे मुक्ता प्रसाद, उनको 16 मार्च 1937 को राज्य से निर्वासित करके और इस नागरिक अधिकार आंदोलन को कुचलने का हर संभव प्रयास किया गया। राज्य की दमनकारी नीति के बावजूद बीकानेर के एक सुप्रसिद्ध वकील थे रघुवर दयाल, उन्होंने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करी, जिसका मुख्य उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। महाराजा गंगा सिंह को यह संस्था मंजूर नहीं हुई और उन्होंने रघुवर दयाल को राज्य से निर्वासित कर दिया। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठा और उसने भी उत्तरदायी शासन को रोकने का भरपूर प्रयास किया। शार्दुल सिंह की दमनकारी नीति की भी सभी जगह आलोचना हुई और 26 अक्टूबर 1944 को पूरे राजस्थान में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया और ये बीकानेर में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रजा परिषद के नेता उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए बेचैन हो रहे थे, अधीर हो रहे थे और इसके लिए उनका आंदोलन यथावत चलता रहा और अंत में 16 मार्च 1948 को परिषद और सरकार के बीच में एक समझौता हुआ और उसके बाद बीकानेर वृहत राजस्थान के निर्माण में शामिल हो गया। धौलपुर प्रजामंडल ये 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। राज्य सरकार ने इस प्रजामंडल को नहीं माना और दमन नीति का सहारा लिया। इस प्रजामंडल ने जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित करने और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कार्य करने की अनुमति चाही, किंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 1940 में भदई में पूर्वी राजस्थान के राज्यों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राजाओं के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की गई। नवंबर 1946 में राज्य प्रजामंडल ने अपना अधिवेशन तासीमो गांव में किया, लेकिन सरकार ने अत्याचार और दमन की नीति अपनाई वहां पर। जब नवंबर 1947 में प्रजामंडल ने धौलपुर में अपना सम्मेलन करना चाहा, तो महाराज ने उसकी अनुमति नहीं दी। प्रजामंडल ने महाराज के आदेश की उपेक्षा करते हुए सम्मेलन आयोजित किया और फिर बाद में पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए और अंत में जनमत के दबाव को देखते हुए महाराज ने तासीमो गांव की जांच के आदेश दिए तथा 4 मार्च 1948 को संवैधानिक सुधार करके उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकार किया, किंतु इसी महीने के अंत में मत्स्य संघ स्थापित हो गया था, तो धौलपुर उसमें शामिल हो गया। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ में जन जागरण का जो कार्य है वो मोतीलाल तेजावत ने किसानों को संगठित करके किया तथा राजनीतिक संगठन स्थापित होने की पृष्ठभूमि तैयार की। बलवंत सिंह मेहता की मंत्रणा पर माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ में राजनीतिक संगठन के लिए एक उचित वातावरण तैयार किया और उसके बाद भूरेलाल बया, भवानी शंकर वैद्य, हीरालाल कोठारी, दयाशंकर क्षत्रिय, रमेश चंद्र व्यास और यमुनालाल वैद्य को आमंत्रित करके बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें बलवंत राय मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया। मेवाड़ प्रजामंडल के बढ़ते कार्य से सरकार ने 11 मई 1938 को प्रजामंडल को अवैध घोषित किया और मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री इस समय धर्म नारायण काक थे, उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर को अपना फिर कार्यस्थल बनाया और यहाँ रहकर मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखकर
मेवाड़ के प्रशासन का चित्र जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया। 2 अक्टूबर 1938 को प्रजामंडल ने सत्याग्रह छेड़ दिया। इसमें लगभग 250 लोग शामिल हुए थे और माणिक्यलाल ने अजमेर में रहकर इसका नेतृत्व किया। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने 12 फरवरी 1940 को माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता समेत प्रजामंडल के सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। माणिक्यलाल वर्मा पर देशद्रोह आरोप लगाकर उन्हें 2 साल के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी के आदेश पर फिर सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। मेवाड़ के प्रशासन में बहुत बड़ा चेंज तब आया जब धर्मनारायण काक के स्थान पर सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने और 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए और इस तरह मेवाड़ में आज़ादी तक आंदोलन और दमन का दौर चलता रहा। कोटा प्रजामंडल कोटा राज्य में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो श्रेय है वो पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। उन्होंने विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित जो राजस्थान सेवा संघ है उसके सदस्य बनकर कोटा में वेगार विरोधी आंदोलन चलाया और फिर 1940 में नैनूराम शर्मा और अभिन हरि ने मिलकर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी। इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन मांगरोल में नैनूराम की अध्यक्षता में हुआ। 14 अक्टूबर 1941 को नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी गई। उसके बाद कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व अभिन हरि के पास आ गया और 19 नवंबर 1941 में प्रजामंडल का जो दूसरा अधिवेशन है वो अभिन हरि की अध्यक्षता में हुआ। 13 अगस्त 1942 को अभिन हरि को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और नाथूलाल जैन के नेतृत्व में युवकों ने पुलिस को बंद कर शहर कोतवाली पर अधिकार कर लिया और इस समय फिर कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। कोटा महाराव ने 1948 में अभिन हरि के नेतृत्व में राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने का निर्णय लिया, किंतु इस निर्णय को कार्यान्वित करने से पहले संयुक्त राजस्थान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अतः राज्य में जो लोकप्रिय सरकार पद है वो ग्रहण नहीं कर पाई। भरतपुर राज्य में जनजागृति पैदा करने का जो श्रेय है वो जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री को है। 1924 में यहाँ के किसानों ने महाराजा किशन सिंह से करों में कमी हेतु अनुरोध किया, परंतु किशन सिंह ने किसानों के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। भरतपुर का जो किसान आंदोलन था वो उग्र हो गया और 1 फरवरी 1928 को ब्रिटिश प्रशासक थे उस समय मैकेंजी भरतपुर राज्य का सर्वेसर्वा बना दिए गए और उन्होंने जगन्नाथ दास अधिकारी को भरतपुर राज्य से निर्वासित कर दिया। मैकेंजी की दमनकारी नीति के कारण भरतपुर की जनता उनके विरुद्ध हो गई और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात रेवाड़ी में दिसंबर 1938 में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को कोषाध्यक्ष बनाया और 23 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल और सरकार के बीच समझौता हुआ। प्रजामंडल का प्रजा परिषद के नाम से फिर पंजीकरण हो गया। 30 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद का पहला राजनीतिक सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना पर जोर दिया। सरकार ने परिषद के सभी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह 23 मई 1945 को प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन बयाना में हुआ, जिसमें फिर से उत्तरदायी शासन की मांग की। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करवाए। 17 दिन तक भरतपुर में हड़ताल रही। जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र जो थे वो भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बन गया तो उसके बाद भरतपुर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। सिरोही प्रजामंडल हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। रियासती शासकों ने प्रजामंडल पर अमानवीय अत्याचार किए, जिसके फलस्वरूप जन आंदोलन जो था वो व्यापक हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने आदेशों का उल्लंघन करके तिरंगा झंडा फहराया। मार्च 1948 में संयुक्त राजस्थान के निर्माण के समय सिरोही राज्य को मुंबई के साथ मिला दिया गया था, परंतु 14 नवंबर 1956 को गोकुल भाई भट्ट और पंडित हीरालाल शास्त्री ने मिलकर सिरोही राज्य को फिर राजस्थान में मिला दिया। अलवर प्रजामंडल अलवर राज्य में जनजागृति के जो अग्रदूत थे पंडित हरिनारायण शर्मा थे, जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ स्थापित करके जनजातियों के उत्थान का कार्य किया। इन्होंने खादी का प्रचार तथा सांप्रदायिक एकता के लिए कार्य करके लोगों में जन जागृति पैदा करी। हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव पारित होने के बाद हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी के प्रयत्न से 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रजामंडल व सरकार के बीच संघर्ष शुरू हुआ और कई कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया।
उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकारी विद्यालय के एक शिक्षक थे मास्टर भोलानाथ, उनको भी राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया। 1940 ईस्वी में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए चंदा वसूल किया जाने लगा। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और युद्ध कोष के लिए चंदा वसूल किया जाने लगा। प्रजामंडल ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि राज्य द्वारा युद्ध कोष में अनुदान देने के विरुद्ध भी प्रचार किया। करौली प्रजामंडल करौली में जो राजनीतिक जागृति की शुरुआत करी 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई और प्रजामंडल की स्थापना स्थानीय शिकायतों को दूर करने और राज्य में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। इस करौली प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे वो थे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मान सिंह। करौली के महाराज ने भी प्रजामंडल की गतिविधियों को कुचलने का प्रयास किया। आरंभ में प्रजामंडल की गतिविधियां राज्य के विरुद्ध नहीं थी और ना ही उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। फिर भी दमनकारी नीति अपनाई गई और उन सभी लोगों को जो प्रजामंडल से संबंधित थे उन्हें हर तरीके से परेशान किया जाने लगा। प्रजामंडल स्थानीय स्वशासन की स्थापना और बेगार समाप्त करवाना चाहता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नवंबर 1946 में करौली में पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पहली बार करौली में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की डिमांड की गई। जुलाई 1947 में करौली के महाराजा ने संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने के लिए 11 सदस्यों की एक समिति बनाई। तब करौली प्रजामंडल में इस समिति में कुछ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया, लेकिन महाराजा ने यह सुझाव अस्वीकार कर दिया और कुछ समय बाद जब मत्स्य संघ का निर्माण हो गया तो ये जो समस्या थी वो स्वतः ही हल हो गई। कुछ अन्य राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन चला, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़ और किशनगढ़। कई राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जैसे 1946 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और धुलजी भाई भागसार के सहयोग से बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1948 में भीलों की शक्ति को संगठित करके एक सेवा संघ का निर्माण कर भोगीलाल पंड्या ने नवजागृति उत्पन्न की। 1944 में भोगीलाल पंड्या, गौरी शंकराचार्य और शिवलाल कोटड़िया ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1945 में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के प्रयत्न से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मार्च 1947 में प्रतापगढ़ राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया और इस तरह झालावाड़ में 1947 तथा किशनगढ़ में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों का दौर चलता रहा और ये सभी रियासतें भारतीय जो संघ था उसमें शामिल हो गई। तो प्रजामंडल आंदोलन जो था वो निरंकुश राजशाही और ब्रिटिश सत्ता का आखिर तक सामना करते रहे और उत्तरदायी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। राज्यों के प्रजामंडलों ने राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ अनेक रचनात्मक कार्य भी किए। प्रजामंडल जो आंदोलन थे उनसे राष्ट्रीय आंदोलन को भी बल मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकांश राजाओं ने इन जन आंदोलन से भयभीत होकर ही, डरकर ही अखिल भारतीय संघ में मिलना स्वीकार कर लिया था। तो इस दृष्टि से प्रजामंडल संगठन जो है वो देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। प्रजामंडलों ने अपने रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार, बेगार प्रथा के उन्मूलन और अन्य आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। थैंक यू।